नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून 2022 के दौरान जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांक जारी किए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की। तो सबसे पहले तो किसी भी सूचकांक को पढ़ते समय ये जानना आवश्यक है कि उसे जारी कौन करता है। तो बहुत बार एग्जाम में जो है कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है ऐसे करके प्रश्न आता है। तो प्रबंध विकास संस्थान यानी IMD द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। और ये IMD क्या है? तो ये एक स्विस फाउंडेशन है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कुल 4 पैरामीटर्स का प्रयोग करती है। उसके आधार पर किसी देश की समृद्धि का स्तर क्या है और वहां प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, इसका आकलन जो है इन 4 पैरामीटर्स पर किया जाता है। कौन कौन से हैं? तो पहला तो आर्थिक प्रदर्शन, उस देश का जो है आर्थिक प्रदर्शन किस प्रकार से है, सरकारी दक्षता वहां कितनी है, व्यापार दक्षता क्या है और आधारभूत संरचना। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इस रिपोर्ट में कुल 63 देशों को जो है शामिल किया गया था। तो कुल 63 देशों को मिलाकर के ये जो है रिपोर्ट तैयार हुई है। इस रिपोर्ट में इस वर्ष डेनमार्क शीर्ष पर है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें 2021 की बात करें तो डेनमार्क तीसरे स्थान पर था। लेकिन डेनमार्क ने जो है 2 स्थानों का छलांग लगाकर थर्ड से वो फर्स्ट पर आ गया है। तो डेनमार्क पिछले वर्ष के तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि स्विट्जरलैंड पिछले वर्ष शीर्ष पर था वो जो है दूसरे स्थान पर खिसक गया है। और सिंगापुर जो 5वें स्थान पर था वो तीसरे स्थान पर आ गया है। तो अब यहां पर देखें हु स्टैंड वेयर, यहां पर स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ ये 2022 का यानी इस वर्ष का है और इधर 2021 का है यानी पिछले वर्ष का है। तो डेनमार्क की बात करें तो इस वर्ष डेनमार्क ने टॉप किया है, पहले नंबर पे है। दूसरी तरफ अगर हम 2021 में डेनमार्क की स्थिति को देखते हैं तो वो तीसरे स्थान पर था, थर्ड पोजीशन पर था। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड हम देखें तो स्विट्जरलैंड 2022 में दूसरे स्थान पर है, जबकि 2021 में ये पहले स्थान पे था। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर 2022 में तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि 2021 में 5वें स्थान पे था। इसी तरीके से सारे देशों की स्थिति है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का इस बार जो है रैंकिंग है 37, जबकि पिछले वर्ष कितनी थी 43। तो भारत ने बहुत तेजी से सुधार किया है और 43 स्थान से ये 37वें स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो है सुधार है। अब आइए देखें तो एशिया की बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था में सिंगापुर देख ही रहे टॉप 3 में है, पिछले वर्ष टॉप 5 में था। इसके अलावा हांगकांग 5वें नंबर पे है, ताइवान 7वें नंबर पे है, चीन 17वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 19वें नंबर पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट में यूक्रेन और रूस को इस बार शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो युद्धरत देश हैं दोनों, तो उन दोनों देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 63 देशों में न रूस है न यूक्रेन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है और 43वें से 37वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। और इसका सबसे बड़ा जो है कारण है वो है आर्थिक प्रदर्शन में भारत की वृद्धि हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो चारों पैरामीटर्स थे, जो चारों मानक थे, उन प्रत्येक मानकों पर जो है भारत की स्थिति क्या रही। तो सबका अलग अलग भी निकलता है, उसके बाद समग्र रूप से। तो समग्र रैंकिंग तो हमने जान लिया कि 43 से 37 स्थान पे आ गया भारत। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये चारों पैरामीटर्स में अलग अलग भारत की क्या स्थिति रही। ठीक है, तो आर्थिक प्रदर्शन की हम बात करें तो 2021 में भारत 37वें स्थान पे था, जबकि 2022 में 28वें स्थान पर आ गया। तो इस क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक सुधार किया है। सरकारी दक्षता की बात करें तो 46वें स्थान पे था भारत,
2022 में 45वें स्थान पर आ गया है, तो केवल 1 अंक का सुधार हुआ। व्यावसायिक दक्षता की बात करें तो 2021 में 32वां स्थान था भारत का, लेकिन 2022 में वो 23वें स्थान पे आ गया है, तो यहां भी बहुत अधिक सुधार देखने को मिला। अब बात करें आधारभूत संरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पिछले बार भी भारत को 49वें स्थान पे रखा गया था और इस वर्ष भी भारत को 49वें स्थान पे रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात करते हैं। इससे जो है प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जो प्रमुख इंडेक्सेस हैं उसमें जो है ये प्रमुख है, ठीक है। तो ब्रिटेन की वैश्विक संस्था जिसका नाम है क्वार्टरली साइमंड्स, ठीक है, जिसे हम शार्ट में क्यूएस कहते हैं, इसने 9 जून 2022 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को जारी किया। तो इसके नाम में ही है क्यूएस, तो यही जारी करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी हुई। अब ये जो है शीर्ष रैंक हम देखें, इस रिपोर्ट की स्थिति क्या रही, कैसा प्रदर्शन रहा। तो पहले तो ये कि ये जो है 18वां संस्करण है, तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का 18वां संस्करण है और इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो अमेरिका में है, इसने लगातार 10वें वर्ष विश्व में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। तो लगातार 10 वर्ष से MIT ही इस जो है रिपोर्ट में नंबर 1 पर खड़ा है, ये 10वां वर्ष है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन वर्ष 2006 के बाद पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और यह 2006 के बाद पहली बार दूसरे स्थान पर आया है, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की बात देखते हैं। तो समग्र तौर पर शीर्ष 1000 संस्थानों में, तो दुनिया के शीर्ष 1000 संस्थानों में 22 भारतीय संस्थान शामिल किए गए हैं इस बार। तो टॉप 1000 में कुल 22 इंस्टीट्यूट जो है इसमें अपना स्थान बना सके हैं, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी है, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास। वर्ष 2021 की बात करें तो 1000 संस्थानों में कुल 21 भारतीय संस्थान थे, तो इस बार 22 है, यानी 1 अंक की बढ़त जो है हुई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने पहली बार रैंकिंग के शीर्ष 1000 संस्थान में प्रवेश किया है। तो पहली बार JNU वैश्विक स्तर पर 1000 संस्थानों में उसका प्रवेश हुआ है। अब यहां पर जो है हम देख सकते हैं, ठीक है, JNU featuring for the first time in the QS World University Ranking List is among the top 600 in the world। तो 600 में आया है। इसकी रैंकिंग कितनी है, तो 561 और 70 जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए 177वां नंबर मिला है ग्लोबल स्तर पे, ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। तो शीर्ष भारतीय संस्थान कौन है, तो वो है जो है IIT बॉम्बे, ठीक है। वैश्विक स्तर पे बात करें तो ये 177वें स्थान पे है, वैश्विक स्तर पे 177वें स्थान पे यहां पे लिखा गया है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 185 रैंक ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186 को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये 185वें, ये वैश्विक लिस्ट की बात हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिल्ली, इसके बाद 186वें नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब ये जान लीजिए कि टॉप 200 में 3 भारतीय संस्थान है वैश्विक स्तर पे, टॉप 100 में एक भी भारतीय संस्थान नहीं है, ठीक है। तो यही है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 185 रैंक ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186 को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ शीर्ष 200 भारतीय संस्थानों में 3 भारतीय संस्थान है वैश्विक संस्थानों में, और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय संकाय छात्र अनुपात के लिए शीर्ष 250 संस्थाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। ये इसका एक पैरामीटर है।
अब बात करते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। तो कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन, डी टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। 2022 के संस्करण में एशिया के, ये केवल एशिया के लेवल की रिपोर्ट है, तो एशिया के 31 देशों और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। तो कुल 616 विश्वविद्यालयों को जो एशिया में स्थित है उनको इसमें जो है जगह दी गई है। और भारत जापान और चीन के बाद 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देने वाला देश है। पहले नंबर पे कौन है? तो जापान है, दूसरे नंबर पे चीन है। ठीक है, तो शीर्ष 100 की बात अगर हम करें, टॉप 100 की बात करें, तो इसमें भारत का कौन कौन सा संस्थान है उसको देख लीजिए। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर 42वां रैंकिंग है इसकी। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इसका 65वां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ 68वां और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर इसका 87वां रैंक है। ठीक है, तो चीन लगातार तीसरे वर्ष उपमहाद्वीप के शीर्ष 2 विश्वविद्यालयों का घर है। और कौन कौन से विश्वविद्यालय? तो सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय ये पहले और दूसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पे है। तो पहले और दूसरे स्थान पे चीन के 2 विश्वविद्यालय हैं और कुल मिलाकर 97 चीनी विश्वविद्यालय इस जो है लिस्ट में है। पिछले वर्ष की बात करें तो 91 थे। ठीक है, तो जापान के 118 संस्थानों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जापान का है जो है। पिछले वर्ष यहां 116 संस्थानों को स्थान मिला है, मिला था, इस बार 118 को मिला है। उसके बाद चीन है, उसके बाद 76 संस्थानों के साथ भारत है। रैंकिंग में एक फिलिस्तीनी विश्वविद्यालय को पहली बार स्थान दिया गया है और सऊदी अरब ने शीर्ष 100 में अपना प्रतिनिधित्व 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया है। 6 विश्वविद्यालय सऊदी अरब के भी आ गए हैं। ठीक है, अगला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो कौन जारी कर रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक? तो इसे जारी कर रही है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये 4था है। ठीक है, इससे पहले 3 जारी किए जा चुके हैं, ये जारी किया गया। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत कब हुई इसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर रैंकिंग। तो ये 2018-19 में शुरू किया गया और खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्पर्धी सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ किया गया। खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए यह सूचकांक विकसित किया गया है। मापदंडों में कौन कौन से हैं? तो मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उपभोक्ता अधिकारिता शामिल है। तो बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से ये रिपोर्ट है। तो बड़े राज्यों की बात करें तो इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद गुजरात है और उसके बाद महाराष्ट्र है। तो टॉप 3 कौन है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, गोवा को पहला स्थान है। मणिपुर और सिक्किम को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले पर है, दिल्ली दूसरे पर है, चंडीगढ़ तीसरे पर है। ठीक है, तो ये रहा। अगला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तो कौन जारी करता है इसे? तो येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करते हैं। तो 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक विश्लेषण जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित मूल्यांकन देता है, में भारत 180 देशों में अंतिम स्थान पर है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में, ऐसा नहीं कि कम देश हैं, बहुत अधिक देश हैं, 180 देशों में भारत अंतिम स्थान पे है। तो ये रिपोर्ट पूरी तरह से चौंका रही है।
तो ईपीआई द्वारा 180 देशों को रैंक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 प्रदर्शन कारकों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता शामिल है। तो कुल 40 पैरामीटर्स इसमें हैं, जिसमें से कुछ जलवायु परिवर्तन एक है, पर्यावरणीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता है। ठीक है, तो देखें तो 18.9 के समग्र स्कोर के साथ भारत अंतिम स्थान पर आया है, जबकि डेनमार्क दुनिया के सबसे अस्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट में डेनमार्क पहले स्थान पर है, भारत सबसे नीचे है। अब जो है देखें, नाइबरहुड वेयर इंडिया स्टैंड, तो अपने पड़ोसियों के मुकाबले भारत कहां एग्जिस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान ये 81वें स्थान पे है, श्रीलंका 131, चाइना 160, नेपाल 162, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177 और इंडिया 180। सबसे ज्यादा जो है हालत हमारी खराब है। ठीक है, सम के इंडिकेटर एंड इंडिया, तो जो मैंने आपसे बात किया ना कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कुल 40 इंडिकेटर्स हैं। उसी तरह बायोडायवर्सिटी में कितना भारत को जो है, तो केवल 180 से एक स्थान ऊपर। इसके बाद स्पीसीज प्रोडक्शन इंडेक्स 175, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट पॉलिसी, इकोसिस्टम, वर्टिलिटी, ये सारा जो है आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हुआ है। तो अब कुछ और महत्वपूर्ण बात करें तो अमेरिका पश्चिमी दुनिया के 22 समृद्ध लोकतंत्रों में, धनी देशों में 20वें और कुल मिलाकर 43वें स्थान पर, समग्र रूप से 43वें है और 22 समृद्ध लोकतंत्रों में ये 20वें स्थान पर है। भारत और नाइजीरिया सूची में सबसे नीचे हैं। उनके खराब ईपीआई स्कोर से संकेत मिलता है कि हवा और पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं पर विशेष जोर देने के साथ स्थिरता आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो अब अगला, ईपीआई अनुमानों के अनुसार केवल कुछ देश जैसे डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन उद्देश्यों को पूरा करने की राह पे है। तो कह तो बहुत देश रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम ही ऐसा कर पाएंगे। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, तो 4 राष्ट्र चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस 2025-50 में वैश्विक अवशिष्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे यदि मौजूदा रुझान जारी रहा। तो अगर मौजूदा रुझान जारी रहा, इस पर काम नहीं हुआ, तो 4 देश ही वैश्विक अवशिष्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधे के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आधा यहीं से निकलेगा। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन जारी करता है, तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो अनटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसके अनुसार जो है भारत में, देश में एफडीआई प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर वर्ष यानी 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है। हालांकि निवेश की राशि बहुत कम हो गई है। अपनी नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट में अंकटाड ने कहा है कि भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर $45 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष में $64 बिलियन था। तो 2020 में 64 था, 2021 में 45 हो गया है। इसके अलावा ये तो अंदर के प्रवाह की बात हो रही है। बाह्य प्रवाह की बात करें तो वो बढ़ गया है। बाहरी एफडीआई 2021 में 43% बढ़ करके $15.5 अरब पर पहुंच गई है। तो अब ये भारत की स्थिति रही, भारत 7वें स्थान पर है। अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये $367 बिलियन के प्राप्ति के साथ जो है इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके बाद चीन है, इसके बाद हांगकांग है। ठीक है, तो देखें यहां पे सबका जो है इनफ्लो दिखा रहा है, रैंकिंग भी दिखा रहे। यूनाइटेड स्टेट देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ, 151 से 367 हो गया। चाइना 149 से 181 हुआ। हांगकांग, अब जो है भारत यहां पे देखें तो पिछले वर्ष ये 8वें पे था, इस बार 7वें पे आ गया है। पहले 64 था, $64 बिलियन और इस बार 45 हो गया, लेकिन रैंकिंग में सुधार हो गई। ठीक है, तो ये पूरा जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, 45 हो गया, पहले 64 था। ठीक है ना।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट। तो बिलियनियर्स की लिस्ट आ गई है ब्लूमबर्ग की, क्या कह रही है ये। तो पहले तो ये जारी करता भी ब्लूमबर्ग ही है, क्या नाम भी इसका है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी बीच में आ गए थे नंबर 1 पर जो है। तो ये एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और इसके अलावा जो है वैश्विक रूप से बात करें जो है तो मुकेश अंबानी का स्थान है 8वां, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 99.100 बिलियन डॉलर है, ने 2022 में 9.69 बिलियन डॉलर जोड़े हैं अपनी संपत्ति में। अंबानी के बाद वैश्विक अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी 98.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो आइए देखें विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पे 8वें पर भारत के अंबानी और 9वें पर अडानी है। अब जो है वैश्विक स्तर पर क्या है, तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। इसके बाद जो है अमेजन के जेफ बेजोस 149 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 138 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये जो है लुई वितान की बात हो रही है, जो काफी प्रसिद्ध ब्रांड है जिसके 1-1 लाख रुपए के जूते आते हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने डोमिनेट किया कम से कम 12-15 वर्षों तक नंबर 1 को, वो जो है बिल गेट्स अब आ गए हैं चौथे स्थान पर 124 अरब डॉलर के साथ। और दिग्गज निवेशक वारेन बफेट हैथवे वर्कशायर 114 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये स्थिति जो है विश्व की है। अब अगर हम देखें टॉप जो है 5 में, तो केवल जो है बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस को छोड़ दे तो सब अमेरिका के ही हैं, ठीक है। अगला ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ठीक है। तो ये स्टार्टअप जीनोम एवं वैश्विक उद्यमिता नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है केरल को जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किफायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। तो केरल एशिया में पहले स्थान पर आ गया है जो है इस रिपोर्ट में, ठीक है। 2020 की बात करें तो केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था, जबकि अब ये एशिया में पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है। इसमें जो है शहरों की श्रेणी थी, उसमें जो है बताया गया है बंगलुरु शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगलुरु के तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र का मूल्य है 105 बिलियन डॉलर, जबकि सिंगापुर से तुलना करें तो 89 बिलियन डॉलर वहां का, टोक्यो का 62 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जून 2022 में जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई थी, जो महत्वपूर्ण इंडेक्स आया था, उन सबको हमने जो है बड़े ही ध्यान से देखा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।